सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, ये सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। ये अमोल, हाँ। ये गाना तो बहुत हो गया। हम्म। बता आगे क्या प्लान है। हम्म। प्लान तो बहुत कुछ है यार, पर तेरे वो जो दोस्त थे ना, सोनसाले साहब, हम्म। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला यार। हम्म। लेकिन अभी भी उतनी हिम्मत नहीं बन रही यार। अगर फेल हो गए तो बिजनेस करने को क्या है, बिजनेस तो अपन शुरू कर दें, और अगर नहीं सक्सेस आया तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं। तेरे कोई पहचान का है जो सेकंड ओपिनियन या थोड़ा सा और गाइडेंस मिल सके, जिनका बैकग्राउंड, जिनका वो पता पड़ सके। हाँ यार, नासिक में एक मेरी पहचान के हैं, मैं पाटिल काका बोलता था उनको। हाँ। उनकी फैक्ट्री है हाँ। नासिक के पास, अंबड़ एमआईडीसी में। हाँ। वो मेरे को बताते हैं यार कि उन्होंने वड़ा पाव खा खा के वो फैक्ट्री बनाई थी। हम्म। उनसे मिलते हैं यार चल के, हम्म। क्या बोलता है? यस, गुड आइडिया। चल चलते लेट्स हैं। गो। यस। नमस्कार, वे टू बिजनेस क्लास चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो चैनल है उसमें हम जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी कहानी जानने की कोशिश करते हैं, उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम बैठे हैं अंबड़ इंडस्ट्रियल एरिया नासिक में, और हमारे साथ हैं नरेंद्र पाटिल सर। पाटिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए। सबसे पहला सवाल जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि किंग्स इंजीनियरिंग ये क्या है, किस तरह की फर्म है, इसका प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है और क्लाइंटेल क्या है? ये हम लोग इस कंपनी में स्पेयर्स बनाते हैं थर्मल पावर स्टेशन के लिए। उनका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे पास है। मतलब जैसे ही कोयला पावर हाउस में आता है, वहाँ से बिजली बनने तक जो भी सिस्टम्स है, कोल हैंडलिंग प्लांट होगा, बॉयलर्स होगा, टर्बाइन्स होगा, इन सबका मेंटेनेंस हम लोग करते हैं। और स्कोप ट्रिमेंडस है। आज भी बिजली 70% बिजली कोयले से बनता है। तो हम ज़्यादा करके नासिक, भुसावल, चंद्रपुर यहाँ का बिजनेस करते हैं। लेकिन एक दो पावर स्टेशन ही हमारे लिए काफ़ी होता है। बिजनेस इज ट्रिमेंडस, तो वो आज भी चल रहा है। तो जैसे आजकल हम बात करते हैं ग्रीन एनर्जी की या क्लीन फ्यूल की, तो आगे चल के क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो पावर अभी जनरेट हो रही है कोयले से, ये आगे भी इसी तरह रहेगी? नहीं, अभी जो 70% ऑलमोस्ट जनरेट होती है कोयले से, वो नहीं रहेगी। अगले 20 साल से मुझे ऐसा लगता है कि 100% ग्रीन एनर्जी होगी। हाइड्रो होगी, पवन ऊर्जा होगी, सोलर होगी, और एटॉमिक एनर्जी होगी। न्यूक्लियर एनर्जी सबसे बढ़िया ज़्यादा होगी। हाँ। तो कोयला बाद में ख़त्म होने वाला है, तो ये बिजनेस हमारे लिए नहीं रहेगा। तो हमें दूसरा शिफ्ट करना पड़ेगा। देखते हैं तब तक क्या होता है। और आपने आप एक आज एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर आप हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई, आपका जन्म कहाँ का था और आपका बचपन कैसे बीता? मैं जलगांव का हूँ, वहाँ मेरा जन्म हुआ। हम लोग खेती करने वाले लोग हैं। हाँ। हल चलाते, आज भी चलाते हैं। हाँ। मुझे एक भाई है बड़ा, वो भी ग्रेजुएट है, मुंबई में है। 3 बहनें हैं, वो भी ग्रेजुएट है। सबका ठीक चल रहा है। तो 10th तक तो मैं जलगांव में था। बाद में मुझे मेरे पिताजी ने इंजीनियरिंग के लिए डाल दिया है पॉलिटेक्निक में। तो वहाँ जो क्लास के जो मेरे कलीग थे, हाँ। वहाँ मैं पूरा बदल गया। अच्छा। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे थे ना, बहुत बड़े घर के थे, बिजनेसमैन थे। तो मैं उनके घर में जाता था तो देखता था, फिर उनके कंपनी में, फैक्ट्रीज में जाता था तो मैं देखता था। तो तब मैंने
डिसाइड कर लिया कि यार लाइफ चाहिए तो ऐसे, मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं कार्ड पंचिंग नहीं करूँगा, हाँ। मैं नौकरी दिलाऊंगा। क्या बात है। तो फिर वो डायरेक्शन में मैं काम करना चालू कर दिया। तो क्या आपने बचपन से ही तय कर लिया था कि मुझे इंजीनियर ही बनना है? नहीं, मुझे नहीं पता था। अच्छा। मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए तो मैं इंजीनियरिंग लाइन में चला गया। हाँ। अगर नहीं अच्छे मिलते थे तो फिर क्या आर्ट्स कॉमर्स चलता था। तो आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की और आपको वहाँ प्रवेश कैसे मिला? मुझे इंजीनियरिंग मैं विजिटिया में किया, मतलब अच्छा। मैंने विजिटिया में एडमिशन लिया मुंबई में? मुंबई में, लेकिन वहाँ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग नहीं था। किसी ने मुझे बोला कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अच्छा रहता है, तो फिर फादर एग्नेल टेक्निकल कॉलेज बांद्रा में है, हाँ। वहाँ मैंने एडमिशन लिया और वहाँ मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दिया और उसी कॉलेज में मैं पूरा चेंज हो गया। तो फिर नासिक आने का कैसे हुआ और नासिक में मैं इंडस्ट्रियल शेड लूंगा, ये कैसे हुआ? तो ऐसे ही मतलब लास्ट ईयर का ओरल खत्म करके मैं जलगांव जा रहा था, बीच में नासिक आ गया रेलवे स्टेशन। तो मैंने सोचा यार मेरा पार्टनर, एक्स पार्टनर, मतलब रूम पार्टनर यहाँ रहता है, यहाँ नासिक का था, उसका एड्रेस मेरे पास था। मैं उतर गया नासिक। अच्छा। और उसके घर पे चला गया, वो बड़ा खुश हो गया। तभी तो फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था, उसको भी पता नहीं था मैं आने वाला हूँ। तो दूसरे दिन वो उसके कंपनी में लेके गया जहाँ वो नौकरी करता था। मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा, कंपनी ब्यूटीफुल था। तो टेम्पटेशन हो गया, मैंने कहा यार मुझे नौकरी मिलेगा क्या यार, पूछता हूँ। तो उसने दूसरे दिन पूछा, मेरा इंटरव्यू हो गया, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया। क्या बात है। तो वहाँ मैं ज्वाइन हो गया। अच्छा। फिर ज्वाइन होने के बाद मुझे खुद का तो कुछ तो रहने का तो करना होगा ना, तो हाँ। मैं हॉस्टल वगैरह शिफ्ट हो गया। तो उसके जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि अरे यार तुम जलगांव वाले लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहता है, तो तुम ऐसा करो ना, प्लॉट ले लो, एक बहुत सस्ता प्लॉट है, 14 रुपये मीटर से प्लॉट है। तो अभी 1,000 मीटर का भी लेगा तो सिर्फ 14,000 रुपये लगेंगे, आप ले लो। और आज 7,000 ही भरना है, तो उसमें से थोड़ा बहुत मैं दे दूंगा, ऐसा उसने उन्होंने बोला। और वैसे ही हुआ, मैंने भर दिया पैसा, प्लॉट मिल गया। फिर नौकरी करके 3 साल नौकरी करके वो प्लॉट का पैसा पे किया मैंने, 3 साल। पर अभी तक आपके दिमाग में ऐसा कुछ योजना नहीं थी कि उस तभी- प्लॉट का मैं क्या करूंगा? हाँ, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। तो लेकिन मैं जहाँ जहाँ काम कर रहा था, एक्सपीरियंस मेरा 3-4 साल का था, तो जो देखा था पढ़ा था, मैं टूल रूम का आदमी हूँ बेसिकली। तो मैंने टूल रूम की मशीनरी ली, लेकिन मैं उसमें बहुत नुकसान में गया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार हम लोग बिजनेस के लिए नहीं बने हैं। ठीक नहीं है, फिट नहीं है, मराठी आदमियों को बिजनेस नहीं आता है। हाँ। तो अपना नौकरी ही ठीक है। और देखो ना, मेरे साथ जो नौकरी करने वाले थे कहाँ से कहाँ चले गए, कितने आराम से घूमते हैं, गाड़ी लेके घूमते हैं। मुझे ठीक नहीं लगता था, तो मैंने कहा यार बेच देंगे इसको। तभी मेरी उम्र ज़्यादा भी नहीं थी, कितने 29 ऐसा कुछ था ये, जब डिसीजन लिया बेचने का। चालू करने का डिसीजन लिया, चालू कर दिया एट द एज ऑफ 25-26। 3 साल के बाद तो मैं बेचने के लिए निकाल दिया। अच्छा। इतना नुकसान हो गया मेरा। हाँ। तो जितना इसके ऊपर लोन था उसके आधी कीमत भी देने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो मैंने कहा आधा पैसा कौन भरेगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो रहने दो ऐसे ही, साला बैंक जेल में डाल देंगे और क्या करेंगे। तो बैंक के पास गया कि मैं उसको बोल दिया कि नहीं होने वाला है, आपको जो करना है कर दीजिए। तो बैंक ने मुझे बिठाया, शांति से सोचो, और बोला कि तुम्हारे पास अभी कंपनी चलाने के लिए पैसा नहीं है, वो पैसा मैं देता हूँ। अच्छा। तो तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? तो मैंने कहा मुझे 1 लाख रुपए तो लगेगा, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूँ, तुम चलाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने 2 लाख रुपया सैंक्शन करके, हेड ऑफिस से सैंक्शन करके लाया, और फिर मैंने वापस शुरू किया धंधा। अच्छा। फिर मैंने फिर वापस मुड़ के नहीं पीछे देखा। मुड़ के नहीं देखा। फिर 3 साल में तो मेरा पूरा लोन नील हो गया था। क्या बात है। हाँ, और चौथे साल में तो मैंने खुद का फ्लैट ले लिया था। क्या बात है। इतना ट्रिमेंडस बिजनेस था अच्छा, उधर। इस सारे संघर्ष के समय में आपके घर से या परिवार से किसी प्रकार का विरोध
या था, या समर्थन था, या कुछ भी नहीं था? क्या माहौल था घर में? उनको तो पता भी नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा। तो पैसा मांगने का सवाल ही नहीं आता सवाल है। नहीं था। तो पैसा तो उन्होंने दिया नहीं, मैंने मांगा ही नहीं, हाँ। और उनको पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। सिर्फ उनका कहने का मतलब ऐसा था कि अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया, अभी घर से पैसा मत लो। मतलब ये उसके बाद जो ये आपका सफर शुरू हुआ, तो अब तक उसी प्रकार से उसी एक एक प्रकार पायदान ऊपर चढ़ते चढ़ते बस। आज मैंने यहाँ तक किसी पहुंच से गए। पैसा नहीं लिया, सिर्फ एक दिमाग में ऐसा था कि जब मैंने चालू किया तो मैं साल का करीब करीब 45,000 रुपीज सिर्फ इंटरेस्ट बैंक को पे कर रहा था। तभी 45,000 बहुत बड़ा अमाउंट, बड़ा अमाउंट था। 40,000 में तो प्लॉट आता था। हम्म। तो तभी मैंने सोचा था कि अभी तो मैं 40-45,000 रुपये बैंक को दे रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी सिचुएशन में आऊंगा कि 50,000 रुपये इंटरेस्ट मुझे बैंक देगी, बैंक। और वो सिचुएशन आज है। क्या बात। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज करीब इतने 30 साल के लगभग हो चुके हैं, आपकी कंपनी एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुकी है। अभी फिलहाल आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, और आप किस तरह से आगे आप अपनी कंपनी के लिए क्या भविष्य देख रहे हैं? अभी तो मेरे जो कुछ प्रोडक्ट्स है, मतलब स्पेशल है वो, जैसे कि कोल हैंडलिंग प्लांट को लगते हैं, कुछ होल्डबैक स्पेयर्स नाम का एक प्रकार रहता है, वो लगते हैं, कुछ स्क्रीन्स लगते हैं। तो ये कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो कोई भी पावर स्टेशन में सेम लगते हैं। इसका कंटिन्यूस ऑर्डर्स आते रहता है। इसके अलावा हम लोग पूरा वाइनरी भी खड़ा कर देते हैं। फुल वाइनरी जो रहता है, मतलब जैसे कि अंगूर निकालने के बाद उसका वाइन ग्लास में आने तक हम पूरा वाइनरी सेटअप कर देते हैं। अच्छा, पूरा तो टर्न की प्रोजेक्ट जिसको हाँ, कहा टर्न की जाता है। प्रोजेक्ट भी हम लोग कर देते हैं। मतलब किसी का वाइनरी प्रोजेक्ट 25 लाख का रहता है, किसका 50 लाख का रहता है, 40 लाख का रहता है, 80 लाख का रहता है। वो हिसाब से हम लोग सेटअप कर देते हैं। इट इज़ वेरी पर शार्प, 4 महीने में तो खड़ा कर देते हैं हम लोग। जो बडिंग एंटरप्रेनर्स हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं आज जो या तो नौकरी में हैं और एक अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर जो अभी फ्रेशर्स हैं जो नौकरी नहीं करना चाहते और आपकी तरह एक बिजनेस में ही अपना मकाम बनाना चाहते हैं। तो उनको आप क्या सजेशन देंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश, मुझे तो शुरू से मैंने एक सेंटेंस बोला था कि मैं नौकरी देने वाला आदमी हूँ। हाँ। तो आप भी नौकरी दे दो लोगों को, आप खुद लोग नौकर मत बनो, आप नौकरी दे दो। अभी आज की डेट में मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं ये चला रहा हूँ, क्योंकि जो 10 लोग मेरे पास है उनका चूल्हा मैं जलाता हूँ आज। क्या बात है। क्योंकि अभी 50-55 साल के मेरे बच्चे लोग हो गए, वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे? मैंने अगर ये बंद भी कर दिया तो कहाँ जाएंगे वो लोग? तो उनके लिए मैं चलाता हूँ। तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार 10 लोगों का घर मेरे वजह से चल रहा है। तो आप भी वैसे ही करो। सिर्फ एक चीज याद रखो, जो मराठी आदमी में कमी है, एक बार उसको अगर चटका लग गया तो वो वापस वो फायर के पास जाता नहीं है। हाँ। आग के पास वो जाता नहीं है। हाँ। तो उसको सोचना चाहिए पहले कि ये क्यों लगा, फिर उसका रीजन मिलने के बाद उसके ऊपर कुछ एक्शन हो सकता है, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं और वापस उसको उधर जा सकते हैं। लेकिन मराठी आदमी दूसरी बार जाता ही नहीं है, वो सोचता है यार ये अपना काम नहीं है। तो उसको स्टडी करो क्यों होता है, ऐसे कैसे हो गया, ये स्टडी करने के बाद वापस एक बार ट्राई करो, वापस ट्राई करो, वो हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारना है, वो होता और ही लगे है, रहना है। वो होता ही है, सक्सेस तो आता ही है, वो कहाँ जाता नहीं है। एक और मैं सवाल पूछना, थोड़ा सा मैं बड़े एक सोच के हिसाब से आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारा भारत आज विश्व की तीसरी इकोनॉमी बन चुका है। आगे जिस तरह से आप भारत का भविष्य किस तरह से देखते हैं, और उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर? यहाँ जो जिस तरीके से हमारा देश आगे जा रहा है, अगर यही स्पीड रहेगा तो इसके आगे हम लोग विल बी द मेजर सप्लायर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट।
will be the hub of the all manufacturing process, जैसे कि चिप हो गया, लॉजिस्टिक में हम लोग सबसे आगे रहेंगे. आवर लॉजिस्टिक कॉस्ट विल बी द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. जैसे कि आज DFC चल रहा है, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, किसी को पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन है, आप उसका स्टडी करो. बाद में एग्रीकल्चर में हम लोग ऐसे चेंज आएगा कि हम लोग पूरे वर्ल्ड को खाना दे सकते हैं, ऐसा सिचुएशन आएगा. जिस ढंग से हम लोग आज चल रहे हैं, अगर वो ऐसा ही चला तो एवरी कॉमन विल ट्रैवल बाय प्लेन. आज हर एक कंपनी, इंटरग्लोब हो गया, एयर इंडिया हो गया, 1,000 प्लेन का ऑर्डर है उनका, पेंडिंग है. और जब आएगा तब देखेंगे क्या होता है. हर एक आदमी प्लेन से जाएगा, ये होने वाला है. तो इसके लिए आपका इनकम बढ़ेगा और वो बढ़ाना पड़ेगा. इनकम बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, तो ये होगा. अभी हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन अगले 10 साल में ये पूरा होना चाहिए. यस सर, पाटिल सर, आपने बहुत अच्छे इंसाइट्स हमको दिए. आई एम श्योर कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको आपके साथ आपकी बातें सुन के, आपकी कहानी सुन के बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, और वो भी एक समृद्ध जीवन, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का जीवन जीने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए. थैंक यू. फिर अमोल, कैसा लगा पाटिल काका से मिलके? यार, ये पाटिल काका से मिलकर तो मज़ा आ गया यार. क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है यार उनकी. जो बातें उन्होंने बताई, वाकई में यार बहुत कुछ सीखने को मिला है. क्या सीखा? सबसे पहले तो ये कि चैलेंजेस से घबराओ मत. हाँ. अब उनको देख, उन्होंने एक समय पे बैंक मैनेजर को बोल दिया था कि मैं लोन नहीं चुका सकता, मेरी मशीनें ले जाओ. लेकिन वो बैंक मैनेजर ने उसको मदद की, उसका हौसला बढ़ाया, और उन्होंने वापस से शुरुआत कर दी. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपनी विल पावर स्ट्रांग हो ना, तो लोग बाग मदद करते हैं यार. यस, करेक्ट. और दूसरी एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बोली, तो मुझे बहुत पसंद आई. हाँ. उन्होंने कहा कि अपने लिए मत जियो, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जियो. हाँ. ये 2 चीज़ें ना मेरे को बहुत अच्छी लगी यार उनके इसमें. तो मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए? बस कूद पड़ो. पाटिल हाँ. काका का भी वही कहना है, हाँ, कूद पड़ो बिजनेस में. तो चलो शुरू करते हैं. यस. यस. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता रीजन क्या है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के. प्लीज कीजिए. थैंक यू.